गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 2 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से वॉच कीजिए, फैक्ट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और आने वाली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। आइए शुरू करते हैं 2 अगस्त के सभी करंट अफेयर को और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया? तो देखिए, ओलंपिक का, पेरिस ओलंपिक का अब हमारे पास तीसरा मेडल आ चुका है और यह जीता है स्वप्निल कुसले ने। भारतीय निशानेबाज हैं, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कौन है? स्वप्निल कुसले, भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनकी जीत के साथ ही महिला और पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ओलंपिक मेडल जीतने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन? स्वप्निल कुसले। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर गोल्ड और सिल्वर किसने जीता? तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कैटेगरी का जो गोल्ड मेडल है वो चाइना ने अपने नाम किया है। चाइना के लिu युकुन ने यह गोल्ड अपने नाम किया। और सिल्वर की बात करें तो यह यूक्रेन के तेरही कुलिश ने अपने नाम किया है। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो यह इंडिया के स्वप्निल कुसले हैं, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा मनु भाकर काफी सुर्खियों में रही है, क्योंकि मनु भाकर भी भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। एक 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज लेकर आई और इसके अलावा मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलवाया है। तो इसी के साथ अब 3 ब्रॉन्ज हो जाते हैं स्वप्निल कुसले के ब्रॉन्ज को मिलाकर, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। ओके, मनु भाकर और सरबजोत सिंह। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का कोर्स ऑफ द डे, ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए देखिए, इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में। रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट आपको सभी आपके कोर्स के अंदर ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है इंडिया की किसी भी एग्जाम के लिए, ये इंग्लिश आपके लिए सफिशिएंट होगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर आप क्लिक करके इजीली इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी कीजिए, ऑफर बहुत ही कम समय के लिए होता है, आप सभी को पता है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं आज के करंट अफेयर के। प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? अंशुमन गायकवाड़, इनकी बात करें तो इनका संबंध था क्रिकेट से। एक्स क्रिकेटर रहे हैं इंडिया के, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं अंशुमन गायकवाड़। हाल ही में 71 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। गुजरात राज्य से थे, काफी कम मैच खेले हैं इन्होंने, जैसे भारत के लिए 40 टेस्ट खेले हैं और 15 वनडे इंटरनेशनल मैच अंशुमन गायकवाड़ ने खेले हैं। ठीक है ना? तो इंडियन प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं अंशुमन गायकवाड़। फर्स्ट टेस्ट मैच इन्होंने खेला था 1974 में कोलकाता के ईडन्स गार्डन स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और फर्स्ट वनडे मैच की बात करें तो ये 1975 में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। क्रिकेट में इनकी उपलब्धियों के लिए सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक ऑटोबायोग्राफी भी है इनकी, काफी सुर्खियों में रही थी कुछ समय पहले, गट्स एमिट्स ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है अंशुमन गायकवाड़ की। एक्स क्रिकेटर हैं, हाल ही में 71 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। कहां से? भारत के गुजरात राज्य से। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधित फैसला सुनाया है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरी राज्य बना सकता है, यह फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की एक पीठ ने। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है ना? देखिए, 1 अगस्त को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इनके नेतृत्व में 7
7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने यह फैसला दिया है कि राज्य के लेजिस्लेचर द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। सब कैटेगरी राज्य भी अब रिजर्वेशन के लाभ के लिए डिजाइन कर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला दिया है। इसके पहले देखिए, ईवी चिन्ना फैसले में उस वक्त राज्य का ये जो अधिकार था वो मतलब खत्म कर दिया गया था, या राज्य को उस वक्त जो अधिकार देना था वो खारिज कर दिया गया था। उस वक्त कहा गया था कि भैया सार्वजनिक जॉब्स में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का उपवर्गीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। यह अधिकार जो है केवल पार्लियामेंट को है। उस वक्त के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट की ही पीठ के द्वारा कहा गया था 2004 में कि भैया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो सब कैटेगरी है वो पार्लियामेंट बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर संविधान के आर्टिकल 341 के तहत अनुसूचित जाति समझी जाने वाली जातियों को राष्ट्रपति सूची से बाहर कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है, न कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझो क्या कहना चाह रहा है ये। स्टेट लेजिस्लेचर सब कैटेगरी डिजाइन नहीं कर सकती, 2004 के डिसीजन में कहा गया था। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 341 के तहत। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें यह कहा गया है कि भैया अब स्टेट लेजिस्लेचर भी यह काम कर सकता है। ठीक है ना। फैसला सुनाते हुए भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि भैया अनुसूचित जनजाति सवर्ण की तरह नहीं है और इनका SC ST उपवर्गीकरण संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता और न ही यह आर्टिकल 15 और 16 का उल्लंघन करता है। इसीलिए राज्य अपनी सब कैटेगरी बना सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो राज्य सरकार पिछड़े लोगों में भी अधिक जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए अब उनकी सब कैटेगरी बना सकती है। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। एक बार रिवाइंड करके सुनिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बस इतना समझ लो कि फैसला क्या है। पहले राज्य ये नहीं कर सकता था, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति में सब कैटेगरी जरूरतमंदों के हिसाब से डिजाइन कर सकता है, बना सकता है। बस फैसला इतना सा है। वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु और राजस्थान में। आंसर हो जाएगा आंसर बी। कहां पर? तमिलनाडु और राजस्थान। ठीक है, देखिए पहले तो यह समझना कि तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। बहुत सारे देश, एक से ज्यादा देश या दो से ज्यादा देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तरंग शक्ति 2024 इस बार तमिलनाडु और राजस्थान में अलग अलग फेजेस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। देखिए जैसे कि एक सेकंड रुकिएगा, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, यह हमको समझ में आ गया। सबसे पहले जो फेज है इसका आयोजन किया जाने वाला है 6 अगस्त से 14 अगस्त तक। 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया जाएगा और यहां पर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, अलग अलग देशों की एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत की एयरफोर्स में वायुयान MiG-29 के साथ भारतीय वायुसेना यहां पर भाग लेने वाली है। क्योंकि इंडिया में आयोजित होगा तो भारतीय एयरफोर्स तो शामिल होगी ही। इसके अलावा यह हो गया इसका पहला फेज। सेकेंड फेज की बात करते हैं तो 1 से लेकर 14 सितंबर तक सेकेंड फेज आयोजित किया जाएगा राजस्थान के जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर, राजस्थान। यहां पर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, UAE, USA इनकी वायुसेना भाग लेने वाली है संयुक्त रूप से। भारत और अन्य देशों के मध्य में, ठीक है ना, एक रक्षा या फिर सेफ्टी के लिए डिफेंस तंत्र को मजबूत करना, सभी देशों के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना इंडिया के द्वारा इस एयरफोर्स एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है। तरंग शक्ति 2024
कहां पर आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाने वाला है संयुक्त रूप से राजस्थान और तमिलनाडु में, दो राज्य में, ठीक है ना, अलग अलग फेजेस में। पहला फेज कहां होगा? तमिलनाडु, और सेकेंड राजस्थान। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है? देखिए 3D प्रिंटेड समझिए कि तकनीक क्या है। पहला हम स्कूल देख लेते हैं कहां खोला गया। तो देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में यह पहला 3D प्रिंटेड स्कूल है। अब आप बोलोगे सर नॉर्मली तो दिख रहा है, क्या अलग है? तो देखिए 3D प्रिंटेड कोई भी स्कूल या इमारत बनाई जाती है तो पहले समझिए कि वो बनती कैसे। पहले कंप्यूटर के माध्यम से एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है, ठीक है, और फिर 3D प्रिंटिंग मशीन के द्वारा अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं। उसके एक वर्कशॉप में उसके अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं, दीवारें, ईंटें या फिर अलग अलग चीजें। प्लास्टिक का यूज करके, मेटल्स का यूज करके 3D प्रिंटिंग मशीन के द्वारा उसके पार्ट्स कहीं पर बना दिए अलग अलग वर्कशॉप में नॉर्मली। अब उन सभी पार्ट्स को लेकर एक जगह पर, जहां पर भी वो स्कूल या डाकघर, जैसे भारत का पहला बना था, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर बेंगलुरु में खोला गया था, ठीक है ना। तो इस तरह की इमारतें अलग अलग डिजाइन कर लिए, अलग अलग पार्ट बना लिए वर्कशॉप में और उनको एक जगह पर ले जाकर असेंबल कर दिया। यह होती है 3D प्रिंटेड तकनीक। तो पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ठीक है ना। ईटानगर का प्राचीन एक क्षेत्र है यहां पर। ओके, 2 महीने में बनकर तैयार हो गया भाई, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें लागत कम आती है। 3D प्रिंटेड अगर कोई भी इमारत बनाई जाती है तो नॉर्मली इमारतों से लागत थोड़ी कम आती है। देख सकते हैं हम, फीचर भी देख सकते हैं कि फीचर क्या है। तो देखिए, वस्तु को आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है एक जगह पर। उच्च सटीकता और कॉम्प्लेक्स डिजाइन को 3D मॉडल से बनाया जा सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, है ना। नॉर्मल इमारतों से सस्ती पड़ती है 3D प्रिंटेड इमारतें। तो पहला डाकघर बन चुका है बेंगलुरु में। अब पहला 3D प्रिंटिंग स्कूल बना है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। राज्य याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 की थीम क्या है? तो महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी फीडिंग करवा पाए, ठीक है ना, मतलब दुग्ध पान करवा पाए, इसीलिए उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनको हीन दृष्टि से न देखा जाए समाज में, लोगों में इसके लिए जागरूकता आए, लोग इसके लिए जागरूक हो, अवेयर हो, प्रेरित हो इसके लिए, और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो। इसीलिए अगस्त के फर्स्ट वीक में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। 2024 में अगर थीम की बात करें तो क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल इस डे की या इस वीक की थीम है, जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, ठीक है। हर साल अगस्त के फर्स्ट वीक में, इस साल ये वीक 1 से लेकर 7 अगस्त तक है। थीम की बात करें तो क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, ये हो गई थीम, ठीक है ना। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं। 1990 ये जो वीक है ना, देखिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1990 के इनोसेंटी डिक्लेरेशन की स्मृति में हर साल अगस्त के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। 1992 से ये बनाया जा रहा है। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं। 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया है हाल ही में लोकसभा में नित्यानंद रॉय के द्वारा। आंसर डी। कौन है भाई? तो गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद रॉय। इन्होंने हाल ही में 1 अगस्त को लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल पेश किया है। कुछ प्रावधान बदले जाने वाले हैं पिछले बिल से, जैसे देखिए की प्रोविजन की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कार्यों को और कुशल बनाया जाएगा और नए नियम इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा फोकस क्वेश्चन है तो थोड़ी हमारी डिटेल इसमें ज्यादा होने वाली है। यह जो विधेयक है राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक आपदा डिजास्टर या फिर
डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क फ्रेम तैयार करेगा, एक डेटाबेस बनाएगा ताकि भैया किसी भी प्रकार की आपदा से निपटा जा सके, है ना। किसी भी राज्य की राजधानी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो बड़े शहर हैं, वहां पर शहरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन का भी यहां पर प्रावधान किया गया है। तो ऐसे कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं नए अमेंडमेंट में। वैसे जो बिल था, जो बेसिक बिल है, वो आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया था 2005 में। जो मूल बिल है जिसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया था, ठीक है ना। तो भारत में आपदाओं से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क था, ये एक तरीके का काफी सारे प्रावधान है कि भैया भारत में आपदाओं के प्रभाव को कम करना, उनसे निपटना, इन सभी के लिए इस बिल को प्रेजेंट किया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। देखिए इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नीति बनाना और समन्वय की जिम्मेदारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की होती है। इसी तरह से एक राज्य के लिए भी होता है जिसे कहा जाता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, वो हमेशा संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण करना, उनका कार्यान्वयन करना, यह जिम्मेदार संस्था है। इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी है जो एक जिले में होता है, उसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करता है और पॉलिसीज बनाता है, योजना बनाता है। पॉलिसीज नहीं बोलना चाहिए, योजना बोल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। इसका जो अध्यक्ष है वो केंद्रीय गृह सचिव होता है, ठीक है ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की नीतियों को भारत में लागू करना, योजनाओं को कार्यान्वित करना, इसका मुख्य कार्य होता है। तो यह आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 का, जिसमें संशोधन के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है 2024 में, ठीक है। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? तो भगवान राम, रामलला, अयोध्या, इन पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है लाओस ने। इंडिया ने भी नहीं जारी किया, लाओस ने जारी किया, ठीक है ना। अभी भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो लाओस की यात्रा पर थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है लाओस, ठीक है। तो यहां पर एस जयशंकर या इंडिया के सम्मान में एक डाक टिकट लाओस ने जारी किया है, जो कि भगवान रामलला पर आधारित डाक टिकट है। और इस तरीके से अयोध्या के राम भगवान पर डाक टिकट या स्टैम्प जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? लाओस, ठीक है। चर्चित हुल्लोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो हुल्लोंगा पार, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत में, तो नाम थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। हुल्लोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह देखने को मिलेगी भारत के असम राज्य में। गिब्बन बंदर की एक प्रजाति, इसके नाम पर हुल्लोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा है असम राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों? तो देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने असम के हुल्लोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए मंजूरी प्रदान की है। मतलब अब संस्थाएं वहां पर तेल और गैस की खोज कर सकती है कि उस क्षेत्र में पर्टिकुलर तेल और गैस है या नहीं, और अगर मिलेगी भविष्य में तो फिर भैया उसका दोहन भी किया जाएगा। तो हुल्लोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके कारण सुर्खियों में है, भारत के असम राज्य में है। 1997 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की गई थी। कब? 1997 में, ठीक है। एकमात्र सेंचुरी है जिसका नाम गिब्बन के नाम पर है, बंदर की एक प्रजाति जो कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों के क्षेत्र में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना? इसको हमने काफी पहले डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने ऑफिशियली भारत की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी है हाल ही में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को। श्रीनगर पश्मीना शॉल क्राफ्ट के लिए काफी फेमस है। चौथा भारत का ऐसा शहर हो गया जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी
की मान्यता प्रदान की गई है। भारत का चौथा शहर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ठीक है ना। कालीन, ठीक है, शॉल, लकड़ी की नक्काशी, अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है, ऑल ओवर क्राफ्ट के लिए, इसलिए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला। पहले किस किस को मिला है? तो अगर हम वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की बात करें तो जयपुर राजस्थान, मामल्लापुरम, ठीक है, ये कहां पर है? तमिलनाडु में। और इसके अलावा तीसरा प्लेस कहां है भैया हमारा? एक और है हमारे पास, मैसूर, कर्नाटक का मैसूर, 2018 में। तो सबसे पहली बार तमिलनाडु के मामल्लापुरम और राजस्थान के जयपुर को 2015 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया था। दो हो गई 2015 में। 2018 में कर्नाटक का मैसूर, तीसरी सिटी, और अब 2024 में चौथी सिटी हो जाती है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर राज्य में। क्राफ्ट के लिए जाना जाता है भाई, है ना, पश्मीना शॉल के लिए जाना जाता है। तो ये चारों प्लेस किसी ना किसी प्रकार के क्राफ्ट के लिए फेमस है। अब वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की बात करें, यह संस्था क्या है? तो 1964 में इस संस्था का गठन किया गया था। वर्ल्ड लेवल पर क्राफ्ट का संरक्षण करना, कौशल, जो शिल्प कौशल है उनका संरक्षण करना, जो स्थानीय पारंपरिक शिल्प है उनका वर्ल्ड लेवल पर प्रचार करना, उनकी उन्नति के लिए काम करना, यह वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य, जिसे अंतरराष्ट्रीय विश्व शिल्प परिषद के नाम से जाना जाता है। इसने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसे दिया? 2024 में श्रीनगर को। ओके, तो यहां पर 2 अगस्त के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए हमने, एक एक क्वेश्चन को समझा, इजी था। ठीक है ना। आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने? यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन थी? प्रीति सूदन, यूपीएससी के अध्यक्ष। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान, आंसर ए। ठीक है। चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक सेना में कौन बनी? तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, आंसर बी। ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह कौन है? जितेंद्र सिंह। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची या स्थल में शामिल की गई साडो सोने चांदी की खदान किस देश में है? तो यह देखने को मिलेगी जापान में। ठीक है, जापान में। टाइम मैगजीन द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस 2024 में कितने भारतीय स्थल शामिल किए गए? तो 2 भारतीय स्थलों को यहां पर शामिल किया गया। किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट, सेवा चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है सेबी ने। ठीक है। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थित है, या कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट यह स्थापित किया जाएगा चीन में, गोभी के मरुस्थल में। ठीक है, चाइना स्थापित करेगा। चर्चा में रहा अचानकमा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा हमें छत्तीसगढ़ राज्य में टाइगर रिजर्व। लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस देश को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया? तो कौन बना है? इंडिया। यह हो गए लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर, हमने रिवाइज कर लिए। अब हम ले लेते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे। 3 क्वेश्चन दिए थे, मिड वीडियो में भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, देखते हैं। रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार को सैंड मास्टर अवार्ड, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सुदर्शन पटनायक, कहां के हैं? ओडिशा के। 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो केपी शर्मा ओली। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। विंबलडन 2024 का विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2024 में विमेन सिंगल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, है ना। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि भैया वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की 2024 में किसे शामिल किया गया है? तो असम का चराईदेव मैदान, ठीक है ना, जो कि अहोम साम्राज्य के कब्र बोल सकते, कब्रिस्तान के रूप में यूज किए जाते थे दफनाने के लिए, चराईदेव मैदान। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है भारत की 2024 में। अब आ जाइए
आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ले लीजिए, जिनका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए, क्रिस्टियन मिशेल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को मोटो जीपी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? और थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तीनों ही क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।